डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोटिवेशन एंड मोटिवेशन थ्योरीज़ का पार्ट 1। मोटिवेशन शब्द हम आम बोलचाल की भाषा में हम बात जब करते हैं तब हम बोलते रहते हैं कि मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होगा तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। क्योंकि हम बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बात करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तब मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इवन ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होगी तब तक वो कंपनी या और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कैसे करेगी। अगर उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे तो वो किस प्रकार से जो कंपनी है वो अपने जो डेली बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगी, या स्पेशल बिज़नेस ऑपरेशंस हैं उनको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। तो बिज़नेस मैनेजमेंट वाइज जो मोटिवेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, और कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज़ की साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसीलिए हम कहते हैं जब भी मोटिवेशन की बात होगी तब कहा जाता है कि मोटिवेशन इज़ द इनर फोर्स टू डू समथिंग। कुछ करने के लिए वो आंतरिक बल है जब उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो इच्छा शक्ति है वो उस कार्य को करने के लिए उसको उत्प्रेरित करे। अलग अलग लोगों ने मोटिवेशन को अपने तरह से डिफ़ाइन किया है। हम यहाँ पर मैकफार्लैंड और टेरी और फ्रैंकलिन की बात करेंगे। मैकफार्लैंड ने डिफ़ाइन किया है मोटिवेशन को। मोटिवेशन रेफर्स टू द वे इन विच अर्जेस, ड्राइव्स, डिज़ायर्स, एस्पिरेशन, स्ट्राइविंग, नीड्स डायरेक्ट, कंट्रोल और एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग सिनोनिम काम ले लिए हैं जो उनकी इच्छा या जिस कार्य को वो करना चाहते हैं या जिनको ज़रूरत है वो चीज़ उस पर्टिकुलर ह्यूमन का बिहेवियर डिसाइड करती है, और वो बिहेवियर मोटिवेशन के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जब तक उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होगी वो कार्य कैसे करेगा। इसी तरह से टेरी और फ्रैंकलिन ने मोटिवेशन को डिफाइन किया है। मोटिवेशन इज़ द नीड और ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल इनर फोर्स। जो हमने आंतरिक बल की बात करी वो यहाँ पर परिलक्षित हो रहा है। ड्राइव विद इन एन इंडिविजुअल दैट ड्राइव्स हिम और हर टुवर्ड गोल ओरिएंटेड एक्शन, जिसको वो अचीव करना चाहेगा। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो अपने इनर कंटेंट या इनर फोर्स को काम में लेगा। तो ये एम्प्लॉयज़ की इच्छा शक्ति के बारे में है, उनके उत्प्रेरण के बारे में है, उनके मोटिवेशन के बारे में है कि वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करे। एक छोटी सी इक्वेशन है, इससे हमको पता चल जाएगा कि मोटिवेशन की महत्ता क्या है। मोटिवेशन ज़रूरी है परफॉर्मेंस के लिए, और मोटिवेशन के साथ में उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, वो अगर जुड़ती है और उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो प्रभाव है, वो ही सब डिसाइड करेंगे कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय कितना परफॉर्म करेगा। क्या वो अपना 100% दे पाएगा, डिपेंड करेगा इन तीनों चीज़ों पर। वो उत्प्रेरित है या नहीं, उसमें क्षमता है या नहीं, और उसका जो वातावरण है आसपास का वो कैसा है, वो उसको नेगेटिव एनर्जी देता है अथवा उसको पॉजिटिव एनर्जी देता है, वो उसको मोटिवेट करता है या नहीं। तो हमको अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ करनी होती है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में, और बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन, एबिलिटी और इन्वायरमेंट, इन तीनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। मोटिवेशन थ्योरीज़ अलग अलग बातें कहती है, लेकिन अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय है उसको अपने गोल को, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमेशा कार्य करते रहना होता है। तो हम इस चैप्टर में मोटिवेशन थ्योरीज़ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन हम
परफॉर्मेंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस को यदि हमको बढ़ाना है तो मोटिवेशन कौन से लेवल का होगा। मोटिवेशन थ्योरीज जो हैं वो अलग अलग समय पर दी गई हैं और अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी मोटिवेशन थ्योरीज लागू होंगी, और उसके लिए मोटिवेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल वेरिएबल है और एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है। अगर कोई एम्प्लॉय है वो डीमोटिवेटेड है, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है, तो वो हमेशा अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लो परफॉर्म करेगा। लेकिन यदि इसका जस्ट रिवर्स, वो बहुत मोटिवेटेड है, वो अपने गोल्स को लेकर बहुत चिंतित है, अपने गोल्स को लेकर वो एंथुसियास्टिक है, तो वो मोटिवेटेड रहेगा। तो ये जो इक्वेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशंस जो हैं उनको मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कंटेंट थ्योरीज और एक है प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज ये मानती हैं कि जो मोटिवेशन है वो परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए कंटेंट है, वो होना चाहिए। और प्रोसेस थ्योरीज ये मानती है कि जो मोटिवेशन है वो एक प्रोसेस है, वो थ्रू आउट चलता रहता है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, एक कंटेंट भी है और एक प्रोसेस भी है। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करेगी कि वो प्रोसेस रहेगा या वो कंटेंट रहेगा। तो हमको दोनों जो थ्योरीज़ हैं वो पढ़नी होती है। एग्ज़ाम की दृष्टि से दोनों ही जो थ्योरीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन के बारे में दूसरे एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। जो कंटेंट थ्योरीज़ हैं उसमें मास्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स, हर्ज़बर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी, मैकग्रेगर्स थ्योरी X एंड थ्योरी Y, एल्डरफर्स ERG थ्योरी और मेयोज़ मोटिवेशन थ्योरी, एल्टन मेयोज़ मोटिवेशन थ्योरीज। एल्टन मेयो के बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है। देन प्रोसेस थ्योरीज, एडम्स इक्विटी थ्योरी, व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। व्रूम की बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है जिसमें कि हम बैलेंस टर्म काम में लेते हैं। टेलर्स मोटिवेशन थ्योरी, बंडूरा सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, स्किनर्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी और लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी। लास्ट की जो 3 थ्योरीज़ हैं वो नॉर्मली काफ़ी कम डिस्कस की जाती हैं, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इनको। पूछी भी बहुत कम जाती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। तो ये जो थ्योरीज़ हैं वो हम सेकंड पार्ट से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आप को ये एडवाइस देता हूँ कि आप ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आप अपने कॉपी में एक पेपर पर बना लीजिए और उसे याद कर लीजिए, ताकि आपको कभी कंटेंट थ्योरीज़ में और प्रोसेस थ्योरीज़ में कभी कन्फ्यूजन ना हो। आप अच्छे से याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। थैंक यू।